सैमसंग इज वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल ब्रांड इन इंडिया। ऐसे ही कुछ इस वीडियो का टाइटल होगा और मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई क्लिकबेट नहीं है। रिसेंटली मैंने जो सैमसंग की सर्विस एक्सपीरियंस किया हूँ वो सुनने के बाद आप में से 70% लोग अपना कोई भी सैमसंग का प्रोडक्ट लेने का डिसीजन कैंसिल कर दोगे। तो कुछ टाइम पहले मैंने ये सैमसंग गैलेक्सी S24 लिया था। हाँ, ये वही S24 का स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट है जो कि अभी बिग बिलियन डे सेल में ही लॉन्च हुआ था। तो फोन मैंने ऑर्डर किया था 24 सितंबर 2025 को और 4 अक्टूबर को ये मेरे पास डिलीवर हुआ था। अब डे 1 से ही फोन में 3 प्रॉब्लम्स थी, जिसमें से कि जो सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम थी कि फोन चलते चलते ना अचानक से कुछ 2-3 सेकंड के लिए फ्रीज होता था और फिर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता था और फिर वापस से रीस्टार्ट भी हो जाता था तुरंत। और जब मैं फोन को सेटअप कर रहा था तभी से ये प्रॉब्लम थी, मतलब डे 1 से ही ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि इसमें एप्स ना बहुत ज्यादा क्रैश होते रहते थे और कई बार तो ऐप इनफाइनाइट लोडिंग में ही अटक जाते थे। और तीसरी प्रॉब्लम थी कि आइडल रहने पे भी फोन की ना बैटरी थोड़ी ज्यादा ड्रेन होती थी। इवन जब फोन में सिम नहीं थी तब भी बैटरी ज्यादा ड्रेन हो रही थी। इसके लिए मैं 8 अक्टूबर को सर्विस सेंटर गया। वैसे मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ और यहाँ पर सैमसंग के 2 ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं, यानी कि सैमसंग के ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स हैं और ये ब्रांड के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स नहीं है। तो इसमें से भी जो ये बालाजी सर्विसेज वाला सर्विस सेंटर है, मैं इस पे गया था। पहले तो मैंने 3 दिन खुद से देखा कि मुझे लग रहा था कि हो सकता है जब मैं सेटअप कर रहा हूँ तो कुछ इस वजह से फोन रिस्टार्ट हो रहा हो, तो इसलिए थोड़े दिन मैंने फोन को ऑब्जर्व करके देखा, पर तब भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। और ये प्रॉब्लम ना दिन में करीब 1-2 बार होती थी कम से कम। वहां पर मैंने उन लोगों को ये पूरी प्रॉब्लम बताया तो फोन उन्होंने अपने पास सबमिट कर लिया और मुझे बोला कि ठीक है, हम इसमें सॉफ्टवेयर करके देखते हैं। और सॉफ्टवेयर करके देखने से उनका मतलब होता है कि वो फोन को रीसेट करते हैं या ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम रीइंस्टॉल करते होंगे, बस इतना ही होता होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो वो पूरा एक दिन फोन इन्हीं के पास रहा। फिर नेक्स्ट डे यानी कि 9 अक्टूबर को उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपका फोन हो गया, आप आके ले लो। तो मैं सुबह सुबह जाकर फोन ले आया। अब जैसे ही मैं फोन लेके घर आया हूँ, मैं फोन थोड़ा सा चलाना शुरू किया और दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो फिर नेक्स्ट डे यानी कि 10 अक्टूबर को मैं फिर से सर्विस सेंटर पहुंच गया। मैंने उनको बताया कि भाई प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो उन्होंने फोन अपने डायग्नोस्टिक सिस्टम में कनेक्ट किया और डायग्नोस्टिक रन करके उन्होंने बोला कि सर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो हमारे डायग्नोस्टिक्स में डिटेक्ट ही नहीं हो रही है। और ये सुनकर मैं थोड़ा सा चौंक गया कि मतलब भाई ऐसे कैसे प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही, प्रॉब्लम है तो डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप टेंशन ना लो, हम आज फिर से आपके फोन को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो वो भाई ने क्या किया कि यूट्यूब में एक वीडियो प्ले किया और फोन अपने सामने टेबल पे रख लिया और मुझे बोला कि आप अभी चल जाओ, मैं पूरे शाम तक फोन को ऑब्जर्व करके देखता हूँ, फोन मेरे सामने है पूरे टाइम। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं चला गया और शाम को मुझे कॉल आया कि फोन हो गया। तो मैं शाम को दोबारा गया और फोन मैं जाके ले आया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुई। मैं घर लाया, फोन सेटअप करने लगा, दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। और अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि मैं 4 बार सर्विस सेंटर विजिट कर चुका हूँ और प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब मैं परेशान हो चुका था। तो इसी गुस्से के साथ मैं नेक्स्ट डे यानी कि 11 अक्टूबर को फिर से सर्विस सेंटर पहुंच गया। मैं फोन उनको दिया कि भाई प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हुई है, मैं 4 चक्कर लगा चुका हूँ, अब आप मेरे को इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दो। तो वो भाई ने फिर से अपने डायग्नोस्टिक सिस्टम में फोन को कनेक्ट किया, डायग्नोस्टिक रन करा और इस बार भी प्रॉब्लम इसमें डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे डायग्नोस्टिक में कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये सुन के ना एक तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ और मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगी। मतलब भाई ये क्या बोल रहे हो तुम, अब तुम्हारे डायग्नोस्टिक्स में प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही तो इसका ये थोड़ा ना है कि फोन में प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 दिन में मेरा 5वां चक्कर है। अब क्या भाई कस्टमर पागल थोड़ी ना है कि जो अपना टाइम खर्च कर रहा है, अपना फ्यूल खर्च कर रहा है, इतने चक्कर लगा रहे सर्विस सेंटर के, और तुम बोल रहे हो कि फोन में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं भी इस चीज में अड़ गया कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे बस इसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा दिखनी नहीं चाहिए। तो वो लोग भी एक ही चीज में अटक गए कि सर डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा वैसा। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते तो आप मेरे को या तो इस फोन को रिप्लेस करके दो या इसका रिफंड दो। तो वो लोग बोलते कि नहीं सर ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ से कोई भी फोन रिफंड या रिप्लेसमेंट के लिए भेजते हैं तो हमें भी ऊपर जवाब देना होता है कि फोन में क्या प्रॉब्लम है। अब हमारे डायग्नोस्टिक में कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही थी, हम फिर क्या बोलेंगे ऊपर। तो फिर वो भाई ने मैनुअली फोन को रीस्टार्ट करा वो पावर ऑप्शन से और फिर मुझे बता रहे कि देखो हमने अभी मैनुअली करा तो उसमें डिटेक्ट हो रहा है कि फोन शट डाउन होकर रीस्टार्ट हुआ है। और फिर लोग मुझे ये भी बता रहे थे कि ये हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम ना बहुत एडवांस्ड है, कोई भी प्रॉब्लम हो फोन में वो इसमें डिटेक्ट हो ही जाती है, अगर आपका फोन कहीं से गिरा भी है ना तो वो भी इसमें शो होता है। तो मैं मनी मैन बोला कि ठीक है, बहुत एडवांस है तुम्हारा डायग्नोस्टिक सिस्टम, ये एक प्रॉब्लम डिटेक्ट कर नहीं पा रहा है, काहे का एडवांस है फिर। तो फिर मैंने बोला चलो छोड़ो, अच्छा ये प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही, ठीक है मानता हूँ मैं। अब दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। फोन में दूसरी प्रॉब्लम थी ऐप क्रैश होने की, ऐप बहुत ज्यादा क्रैश हो रहे थे, कई ऐप तो इनफाइनाइट लोडिंग में अटक जा रहे थे। तो उस समय मेरे पास फोन में BGMI इंस्टॉल था, तो मैंने भाई को वहां पे सामने खोल के देखा, ये देखो मैंने ये ऐप खोला और ये ऐप क्रैश हो गया। तो ये सुन के वो भाई ने फिर मेरे हाथ से फोन लिया और खुद भी ऐप खोल के ट्राई करा तो ऐप क्रैश हो रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, आप बोल रहे थे ना कि प्रॉब्लम शो नहीं हो रही है, जो शो होगी तभी आप सॉल्यूशन दे पाओगे, तो ये लो ये प्रॉब्लम शो हो रही है, इसका सॉल्यूशन दो अब। तो वो सर्विस सेंटर वाले भाई बोलते कि ये तो थर्ड पार्टी ऐप है, हम थर्ड पार्टी ऐप की गारंटी नहीं लेते। तो मैं बोला मतलब क्या इंसान क्या ऐसा 44,000 का फोन
केवल फोन का वो डायलर और मैसेज ऐप चलाने के लिए होता है क्या? भाई बंदे ने फोन लिया है तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी ऐप ही चलाएगा ना। तो वो बोलते कि सर आप ना टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लो सैमसंग कस्टमर सपोर्ट को, और वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें बता दो, और ये भी बोल देना कि सर्विस सेंटर वालों ने बोल दिया है कि ये थर्ड पार्टी ऐप की हम गारंटी नहीं लेते। क्योंकि अब सर्विस सेंटर वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो फिर मुझे सैमसंग के कस्टमर सपोर्ट को ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ना। अब मुझे लग रहा था वही कुछ कर पाएंगे, इनसे तो कुछ ना हो पाएगा। एक बार को मैंने सोचा कि इनको चलो वो बैटरी ड्रेन वाली प्रॉब्लम भी बोलता हूँ, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो क्या फायदा बोल के, इसके लिए भी कुछ ना कुछ बहाना ही दे देंगे ये लोग। तो फिर मैं घर आ गया और सैमसंग की वेबसाइट खोला, वहां पर सैमसंग सपोर्ट, सर्विस हेड और सीईओ को ईमेल करने का ऑप्शन था। तो मैंने एक मेल बनाया और तीनों जगह पर सेम मेल डाल दिया, इस होप में कि यहाँ तो मुझे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। हाँ भले ही सैमसंग सर्विस सेंटर को नहीं पता होगी ये चीजें, पर यहाँ से मुझे सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और सॉल्यूशन मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि मुझे आप रिफंड दे दो, और रिफंड नहीं हो सकता तो फिर आप मुझे फोन रिप्लेस करके दो, ये मैंने उसमें डाल दिया था। तो नेक्स्ट डे अराउंड 10 AM के करीब में मुझे इनकी तरफ से कॉल आता है, और उस समय मैं कोचिंग में था तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाया। और कॉल भी कैसा, इन्होंने विद इन हाफ एन आवर 3 बार मुझे कॉल किया। भैया आपको समझना चाहिए ना कि कस्टमर इन्हें एक बार कॉल नहीं उठाया तो वो बिजी है, आप थोड़ी देर बाद कॉल करो, 1 घंटे बाद कॉल करो, 2 घंटे बाद कॉल करो, 4 घंटे बाद कॉल करो। और फिर वो 3 कॉल के बाद इनका दोबारा कॉल ही नहीं आया। फिर शायद नेक्स्ट डे मेरे पास ये ईमेल आया था जिसमें लिखा थी हमने आपको कॉल किया था पर आप कॉल नहीं उठा पाए थे, तो आप अपना कोई ऑल्टरनेट नंबर दे दो अब, या फिर अपना प्रेफर्ड टाइम बता दो। तो मैंने दोबारा से अपना प्रेफर्ड टाइम बताते हुए उनको ईमेल कर दिया, और तब जाके फिर इनका दोबारा कॉल आया। तो कॉल पे मैंने इनको सारा इंसिडेंट बता दिया कि ऐसा ऐसा सर्विस सेंटर वालों ने ये बोल दिया है, तो अब आप मुझे रिफंड दे दो या फिर एटलीस्ट रिप्लेसमेंट कर दो मेरे फोन का। देखिए टेक्निकल टीम ही कंफर्म करती है, अगर कोई टेक्निकल इशू रहता है हाँ। तभी फर्दर प्रोसीड किया जाता है। अगर टेक्निकल टीम डिनाई करते है कि कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है डिवाइस में, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उन्हें मेंशन करना रहता है, चेक प्रॉपर चेक किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, तभी वो डिवाइस को सबमिट करते हैं। ठीक है, एक बार मैं सर्विस सेंटर से बात कर लेती हूँ, जो भी वो गाइड करेंगे इसके रिगार्डिंग कि क्या इशू है डिवाइस में फर्दर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग में सुना, इनका कहना है कि इनकी टेक्निकल टीम यानी कि जो सर्विस सेंटर में जो लोग हैं वो लोग ही डिसाइड करते हैं कि फोन का रिफंड या रिप्लेसमेंट हो सकता है या नहीं। अगर वो लोग बोल दे कि फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वही चीज फाइनल होती है। अब ये चीज सुन के ना बिल्कुल मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने 44,000 का फोन लिया है और फोन में प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आप इसका सॉल्यूशन दो, और आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो तो मुझे रिफंड दो, सीधी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक बार फिर से कंफर्म करते सर्विस सेंटर से कि इसका क्या हो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है आप कंफर्म करके मुझे कॉल बैक करो। फिर तो दोबारा से उन्होंने मुझे कॉल बैक किया, और अभी भी ये लोग सेम चीज बोल रहे हैं। जी सर, मैं साक्षी बात करें सामने सर्विस सेंटर से। जी मेरी सर्विस सेंटर से बात हुई है अभी। हाँ। उन्होंने यही कंफर्म किया कि आपके प्रोडक्ट में कोई भी इशू नहीं है। एज सच उन्होंने इंस्पेक्ट भी किया था और सबमिट भी किया था डायग्नोज करने के लिए, तो टेक्निकली कोई भी इशू नहीं है डिवाइस में। पर उससे कुछ तो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो आ रही है, अब उनके डायग्नोस्टिक सिस्टम में शो नहीं हो रही है प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना। हाँ, बट उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा से सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद भी इशू आ रहा है तो आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। सर्विस सेंटर में मैंने 3 बार विजिट कर दिया पर मुझे सॉल्यूशन तो अभी तक नहीं मिला है, बल्कि 4 बार विजिट कर लिया है। जी आई एम रियली सॉरी सर, बट टेक्निकल टीम ही कंफर्म करती है कि क्या इशू एग्जैक्टली। अगर वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही आपको गाइड कर सकते हैं। तो फिर मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता? और जी रिफंड पॉसिबल नहीं है। वो रिप्लेसमेंट भी नहीं? नहीं सर, रिफंड रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं। ओके ठीक है। मतलब सैमसंग के लिए ना कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है, इनका ये डायग्नोस्टिक सिस्टम ना कस्टमर से ऊपर है। मतलब कस्टमर ने पिछले 4 दिन में 5 चक्कर लगाए सर्विस सेंटर के, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। अगर डायग्नोस्टिक सिस्टम बोले कि हाँ प्रॉब्लम है तो ये लोग प्रॉब्लम मानेंगे, और अगर डायग्नोस्टिक सिस्टम मना कर दे तो ये लोग ही मानेंगे कि फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से मैं इसी चीज पे अड़ गया कि आप मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दो, रिफंड दो, रिप्लेसमेंट तो कुछ भी करो, मैं नहीं जानता। और वो लोग भी फिर इसी चीज पे अटक गए कि हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम कुछ डिटेक्ट नहीं कर रहा तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सैमसंग कस्टमर सपोर्ट वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सुन के फिर मैंने कॉल कट कर दिया। अब इस समय तो मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था कि मतलब मेरे 44,000 वेस्ट हो चुके हैं। अब मुझे इस फोन को इस प्रॉब्लम के साथ ही रखना पड़ेगा, अब इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने फ्लिपकार्ट को क्यों नहीं कॉन्टैक्ट किया रिफंड या रिप्लेसमेंट के लिए। तो हाँ, मैंने फ्लिपकार्ट को भी कॉन्टैक्ट किया था, तो उन्होंने भी बोला कि ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है, और डिलीवरी होने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, उसके लिए ब्रांड ऑथराइज सर्विस सेंटर। जो कि ठीक है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट वाले खुद तो फोन बना नहीं रहे हैं। ब्रांड की फैक्ट्री से फोन सील पैक होकर उनके पास आता है और वही फोन वो लोग मेरे पास भेज देते हैं। मैं उसकी सील नहीं खोलता फिर अपने सामने। तो ठीक है, फ्लिपकार्ट ने जो बोला ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो अब जब ब्रांड ने सॉल्यूशन देने से मना कर दिया, इवन फोन में प्रॉब्लम है ये भी मानने से मना कर दिया, तो अब लास्ट ऑप्शन मेरे पास बचता है कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने का पूरा प्रोसीजर मैं समझ रहा था, पूरी रिसर्च वगैरह कर रहा था कि कैसे क्या होता है। इसी बीच एक चमत्कार हुआ, और वो ये कि नॉर्मली जब ये प्रॉब्लम होती थी तो फोन कुछ 3-4 सेकंड के लिए फ्रीज होता
होता था और उसके बाद शट डाउन होकर रीस्टार्ट हो जाता था। तो अब इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं होता था कि मैं दूसरा फोन उठाऊं, उसका कैमरा खोलूं और उसका वीडियो ले लूं। लेकिन एक दिन फोन करीब 10-12 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस टाइम मैं घर पे था, मेरा दूसरा फोन बिल्कुल मेरे बाजू में रखा हुआ था। तो मैंने तुरंत वो फोन उठाया, कैमरा खोला और वीडियो बना लिया। तो ये आप वीडियो सामने देख सकते हो, करीब ये 52 सेकंड का वीडियो है। मैं एक रील देख रहा था, आप देख सकते हो कोई भी बैक जेस्चर काम नहीं कर रहा। आप ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल स्वाइप कर लो, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं खुल रहा है, इवन होम बटन भी काम नहीं कर रहा है। और अब फोन शट डाउन हो चुका है ऑटोमेटिकली, मैंने शट डाउन नहीं किया हूँ। आप मेरी उंगलियां भी देख सकते हो, ऑटोमेटिकली शट डाउन हुआ है फोन। अभी बस रीस्टार्ट होने वाला होगा और आप देखो कि मैं कुछ भी पावर बटन नहीं छूऊंगा, ये ऑटोमेटिकली फोन रीस्टार्ट हो रहा है अब। तो अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए, नहीं कि अब मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो ये मान रहा था कि सॉल्यूशन तो मुझे अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम का डेमोन्स्ट्रेशन तो मैंने उनको सामने करके दिखाया था ना, फिर भी बहाना दिए थे ना इन लोगों ने। तो मैं तो अभी भी यही मान रहा था कि ये लोग बोल देंगे AI है या कुछ ना कुछ और बहाना दे देंगे। तो मैं सॉल्यूशन के लिए एक्साइटेड नहीं था, मैं एक्साइटेड था इनका रिएक्शन देखने के लिए कि जो लोग इतना खुश होकर बोल रहे थे ना कि हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम मतलब बहुत एडवांस है, फोन की कोई भी प्रॉब्लम हुई डिटेक्ट कर लेता है। तो मुझे ये देखना था कि अब ये लोग क्या बोलते हैं। मतलब बहुत बोल रहे थे ना कि फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एकदम ठीक है, तो अब बोल के दिखाओ ये चीज। अब तो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ तुमको सामने प्रॉब्लम का, अब बोल के दिखाओ कि फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फिर नेक्स्ट डे मैं पहुंच गया सर्विस सेंटर, उनको मैंने बता दिया कि भाई मैं एक हफ्ते पहले आया था, आपने बोलता है ऐसा कि फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मेरे पास इस प्रॉब्लम का वीडियो है, अब आप बताओ हो पाएगा कुछ। तो 52 सेकंड का वीडियो था, उन्होंने बस वीडियो 5 सेकंड देखा, शुरू के 5 सेकंड, और मुझे बोला कि अच्छा फोन दिखाइए। मैंने उनको फोन दिया तो भाई ने अपने डायग्नोस्टिक्स में फोन को कनेक्ट किया, फोन का डायग्नोस्टिक करा, और इस बार एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वो भाई बोलते कि हाँ प्रॉब्लम डिटेक्ट हो रही है हमारे डायग्नोस्टिक में। मतलब मैं बोला ये कैसे हो सकता है, जब मैंने पिछले 4 दिन में 5 चक्कर लगाए थे तुम्हारे सर्च सेंटर में, तब भी तुमने कनेक्ट करके देखा डायग्नोस्टिक में, तब तो प्रॉब्लम शो नहीं हो रही थी, और अब मेरे पास वीडियो है तो अब तुम्हारे डायग्नोस्टिक में भी प्रॉब्लम शो हो रही है। वाह। तो मैंने उनको बोला ठीक है अब बताओ अब क्या सोल्यूशन है इसका। तो भाई ने बोले कि इसका मदरबोर्ड डिफेक्टिव है, इसका मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। अब ये सुन के तो मैंने सीधा मना कर दिया कि नहीं, मेरा ब्रांड न्यू फोन है, डे 1 से प्रॉब्लम है, यानी कि मेरे पास एक डिफेक्टिव फोन आया है, तो इतना बड़ा हार्डवेयर रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं करवाना चाहूंगा। आप मुझे रिफंड दे दो या फिर इस फोन को बदल के मुझे एक दूसरा ब्रांड न्यू फोन दो। तो वो बोले कि हमारे एंड से तो ये पॉसिबल नहीं है, हम बस मदरबोर्ड रिप्लेस ही कर सकते हैं, आपको अगर रिफंड रिप्लेसमेंट का है तो फिर आपको कस्टमर सपोर्ट में ही बात करना पड़ेगा। और फिर वो बोलते कि हम आपको एक पर्सनल एडवाइस दे तो आप मदरबोर्ड रिप्लेस ही करा लो, क्योंकि रिफंड रिप्लेसमेंट के लिए आप जाओगे तो फिर आप ही परेशान होगे। और मदरबोर्ड भी उनके उस समय स्टॉक में था नहीं, तो उन्होंने बोला कि करीब 1 हफ्ता लगेगा मदरबोर्ड आने में, हम इसका भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो 1 हफ्ते बाद आप चेंज करा लेना, जब तक आप फोन अपने पास ही रखो तब तक आप फोन यूज करते रहो। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मदरबोर्ड का ऑर्डर लगा दो, जब तक मैं सैमसंग सपोर्ट से बात करता हूँ, फिर आपको तो पता चल ही जाएगा जैसा भी जो भी होगा। तो फिर मैंने सपोर्ट को इस चीज के रिगार्डिंग में मेल डाल दिया। तो और दूसरे दिन मेरे पास रिप्लाई आता है, एक शॉकिंग रिप्लाई, कि इन लोगों ने मेल पढ़ा ही नहीं, इन लोगों ने बस मेरा सब्जेक्ट पढ़ा और जो पुराना रिप्लाई था ना इनका, वही इनने दोबारा से पेस्ट कर दिया यहाँ पर। मतलब ये क्या अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। माना कि मेल में सब्जेक्ट वाला फीचर होता है, इसका मतलब ये थोड़ा ना होता कि आप सब्जेक्ट पढ़ो और उसकी बॉडी पढ़ो ही ना। तो मैंने दोबारा से इस चीज के लिए मेल करो और इस बार मैंने ये चीज सब्जेक्ट में मेंशन कर दिया, तब जाके उन्होंने पूरा मेल पढ़ा। फिर उनका कॉल आया मेरे पास, तो ये पूरा इंसिडेंट मैंने उनको बता दिया। तो फिर खुद उन लोगों ने सामने से पूछा और आप एग्री हो मदरबोर्ड रिप्लेस करवाने के लिए? नहीं, मैं एग्री तो नहीं हूँ कि मेरा फोन केवल 20 दिन पुराना हुआ है और पहले दिन से प्रॉब्लम आ रही है। आप एग्री नहीं हो, दैट्स वाई ही हम इसमें इन्फॉर्मेशन, तभी हम जॉब शीट मांग रहे हैं आपसे। अगर उन्होंने ये चीज बोली है तो वो मेंशन करके देंगे आपको जॉब शीट पे। तो मैंने बोला नहीं मैं एग्री नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है आप फोन अपना सबमिट कर दो और जो जॉब शीट नंबर है वो फिर हमें दे देना, फिर हम उसका देख लेंगे। तो मैंने फिर ऐसे ही करा, मैंने फोन जाके दूसरे सर्विस सेंटर सबमिट कर दिया और जॉब शीट नंबर जो मिला वो मैंने इनको दे दिया। तो फिर मेरे पास इनका कॉल आता है, एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस अगर डिवाइस में कोई भी इशू आता है तो हमारे एंड से जो रिपेयर की सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाती है। हाँ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो इन वारंटी में है तो हम आपको रिपेयर की सर्विसेज ही प्रोवाइड करना चाहेंगे। रिप्लेसमेंट और रिफंड हमारे एंड से पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब कोई चांस नहीं है रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं का? सर, क्योंकि हम एज पर पॉलिसी गाइडलाइंस ही आपको गाइड कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी। अगर डिवाइस रिपेयरेबल होता है तो हम उसको रिपेयर करते हैं, अगर रिपेयरेबल नहीं होता तभी हम रिफंड या रिप्लेसमेंट देते हैं। तो फिर मैंने भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करा, ज्यादा बहस नहीं करा, मैंने बोला ठीक है तुम्हें जो करना है कर दो, बस ये फोन ठीक करके मुझे दे दो, बस मुझे अपना फोन ठीक चाहिए, अब मैं और ज्यादा परेशान नहीं हो सकता, मैं पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो देखो अब रिपेयर सर्विस सेंटर से हो रहा है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर वही बात है ना, कोई नहीं चाहेगा अपना ब्रांड न्यू डिवाइस को खुलवाना और स्पेशली इतना बड़ा हार्डवेयर रिपेयर करवाना, क्योंकि मदरबोर्ड
डिवाइस का एक बहुत मेजर हार्डवेयर होता है, तो इतना मेजर हार्डवेयर रिप्लेस करवाना कोई भी नहीं चाहेगा। मैंने बहुत लोगों से इस बारे में बात किया, सबका यही कहना था कि मतलब भाई तुम्हारे पास डिफेक्टिव फोन आया है तो ऑब्वियसली रिफंड या रिप्लेसमेंट ही होना चाहिए, इतना बड़ा हार्डवेयर रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं भी रिफंड या रिप्लेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि सैमसंग कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। सैमसंग एक बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है और इसकी एक हाई ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। साथ ही में मेरे पास इसकी एक फ्लैगशिप सीरीज का फ्लैगशिप फोन था, तो ऑब्वियसली इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता था। अब आप सोचो मेरे पास इनकी फ्लैगशिप सीरीज का एक फ्लैगशिप डिवाइस होने के बाद भी ये सर्विस मिली है, तो आप सोचो कि जो इनकी ए और एम सीरीज वाले फोन्स हैं, वो तो बजट सीरीज के फोन्स हैं, उनमें क्या सर्विस मिलेगी फिर। एनीवेज, अब मेरे इस ब्रांड न्यू फोन का मेजर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट यानी कि इसका मदरबोर्ड रिप्लेस हो चुका है और पिछले 3 महीने से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ और अभी तक इस फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिप्लेसमेंट काफी क्लीन और प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। इवन आप यहाँ पर ये बैक पैनल में देखो तो बिल्कुल नहीं लगता है कि इस फोन का बैक पैनल खुल चुका है। तो ये फायदा तो होता है सर्विस सेंटर से रिपेयर कराने में। और फोन से भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा फोन है। पर यार फिर वही बात है ना कि मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने इतना महंगा फोन लिया, मेरे पास एक डिफेक्टिव फोन आया और उसके बाद भी मुझे रिफंड या रिप्लेसमेंट नहीं मिला, बल्कि मेरे फोन का इतना मेजर हार्डवेयर रिप्लेसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ना अब हमेशा ये लगता है कि इन फ्यूचर इस फोन में कहीं कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए। अब क्योंकि आफ्टर ऑल ये था तो एक डिफेक्टिव पीस ही ना। एक चीज मैंने ये भी नोटिस किया है कि अदर ब्रांड्स के मुकाबले सैमसंग के फोन्स में कोई भी प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि करीब 5 साल पहले भी मेरे पास एक सैमसंग का फोन था जो कि मेरे पापा यूज करते थे। वो सैमसंग की एम सीरीज का फोन था। वो उस समय बिल्कुल नया नया एक 6000 mAh की बैटरी वाला फोन आया था, तो वो हम लोगों ने लिया था उस समय। तो एक दिन अचानक से वो फोन बंद हो गया। मैं सर्विस सेंटर लेके गया, वहां पे उन लोगों ने चेक करा और बताया कि इस फोन का मदरबोर्ड खराब हो चुका है और इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ₹8000। अब 16000 का वो फोन ही था, तो मैंने सोचा कि भाई अब इस फोन को बनाने से कोई मतलब नहीं, इतने पैसे इसमें नहीं लगाना है। तो वो फोन को फिर मैंने रिपेयर करवाया ही नहीं, फिर फोन को मैंने अलग कर दिया और हम लोगों ने फिर दूसरा फोन ले लिए थे। दूसरी चीज, जब वो ग्रीन लाइन इशू आया था तो सबसे ज्यादा उसमें सैमसंग और वन प्लस के फोन अफेक्ट हुए थे। अब वन प्लस ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्प्ले रिप्लेस करके दिया था अपने सारे फोन्स में, इवन जो फोन्स आउट ऑफ वारंटी थे उनमें भी। लेकिन सैमसंग ने जहां तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं किया था। मतलब जो फोन्स वारंटी में थे उनको तो फ्री में रिप्लेस करके दिया था, पर जो आउट ऑफ वारंटी थे मेरे ख्याल से उनको फ्री रिप्लेसमेंट नहीं मिला था। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। इवन टुडे अगर आप वन प्लस की फ्लैगशिप सीरीज में देखो तो उनमें डिस्प्ले की लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, लेकिन सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में नहीं मिलती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि अब ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना के बराबर हो गई, मुश्किल से ही शायद आपको किसी के फोन में ही देखने को मिले, लेकिन स्टिल आप देखो कि यहाँ पर सैमसंग ने अपने ब्रांड वैल्यू की गलत फायदा उठाया है। क्योंकि वन प्लस को पता है कि उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, अगर वो ये लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी नहीं देगा तो लोग उसका फोन नहीं लेंगे। लेकिन वही सैमसंग को ये बात पता है कि वो ये लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी नहीं देगा तो भी लोग सैमसंग के फोन्स लेंगे। और इस पूरे इंसिडेंट से मुझे सैमसंग के बारे में एक और चीज पता चली है कि सैमसंग के सर्विस सेंटर में जो लोग काम करते हैं और इवन जो इनके कस्टमर सपोर्ट में स्टाफ है, इनको सैमसंग प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देता है। क्योंकि मेरे एक कजन है जो कि एचपी कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं, तो उनको भी मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया था। तो प्रॉब्लम सुनते ही उन्होंने तुरंत बता दिया कि ये मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, इस फोन का मदरबोर्ड डिफेक्टिव है, मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। और ऐसी सेम तरीके से जब मैंने सैमसंग के सर्विस सेंटर और कस्टमर सपोर्ट को ये प्रॉब्लम बताया था, तब उन्होंने तो एक बार भी नहीं बोला कि ये मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव मदरबोर्ड है, इसका मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। तो इसका मतलब तो यही है कि सैमसंग ने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया इनको। क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती तो वो लोग भी ये सिम्टम देख के बता पाते नहीं कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। पर उन्होंने तो ये चीज बताई ही नहीं। वो तो जब मैंने इनको वीडियो दिखाया तब जाके इन लोगों ने सॉल्यूशन दिया। अगर उस दिन किस्मत से वीडियो नहीं बना होता तो आज भी इस प्रॉब्लम के साथ मैं इस फोन को चला रहा होता। तो भूले भटके अगर गलती से भी ये वीडियो सैमसंग आप तक पहुंचा है ना, तो प्लीज अपने सर्विस सेंटर और अपने कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को अच्छे से ट्रेनिंग दो। और इस बीच एक और चीज मैंने रियलाइज किया है कि एप्पल इज एप्पल। हाँ, मैं मानता हूँ कि एप्पल के फोन्स थोड़े से ओवर प्राइस्ड है, उनमें फीचर्स आज भी बहुत कम है। हाँ, ओवरऑल सैमसंग के फोन ज्यादा बेटर है, लेकिन ये जो सर्विस वाला पार्ट है ना, इसमें सैमसंग कभी भी एप्पल से बेटर नहीं हो पाएगा। सर्विस के मामले में सैमसंग का लेवल हमेशा ये रहेगा और एप्पल का हमेशा ये रहेगा। और ये जो गैप है ना, इस गैप को सैमसंग ऐसी सर्विस के साथ कभी भी फिल नहीं कर पाएगा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के टाइटल का मतलब। आप खुद ही सोचो लोग कितना ट्रस्ट कर रहे हैं सैमसंग में। ये जो इतने एक्सपेंसिव सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस आते हैं, स्पेशली वो अबव 1 लाख वाले। सोचो अगर आपने वो अबव 1 लाख वाला कोई भी सैमसंग का डिवाइस लिया है और उसमें ये प्रॉब्लम आती है जो कि इनका डायग्नोस्टिक सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये लोग तो भैया हाथ खड़े कर देंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब आपको जो करना हो करो। तो आप कितना हेल्पलेस फील करोगे। मतलब आपका जो इतनी मेहनत से कमाया वो पैसा है वो बिल्कुल एक झटके में वेस्ट हो जाएगा। तो अपने इस इंसिडेंट से तो मैंने एक चीज ठान लिया हूँ कि आज के बाद अब मैं सैमसंग का कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं लूंगा। फोन, टैबलेट, टीवी, साउंड बार
कुछ भी नहीं, क्योंकि वैसे भी सैमसंग ऐसा ब्रांड मुझे कभी कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि वो तो मुझे बस एक अच्छे कैमरा वाला फ़ोन चाहिए था और इस फ़ोन में बहुत अच्छी डील मिल रही थी और इस प्राइस में इससे बेटर कैमरे वाला फ़ोन और कोई नहीं था, तो इसलिए बस मैंने ये फ़ोन लिया। बाकी आज के बाद तो अब मैं सैमसंग का कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूंगा और सेम चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। और इसके बाद भी अगर आपको बहुत मन करता है सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट बाय करने का, तो बस भगवान से प्रार्थना करना कि आपके डिवाइस में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो इनका डायग्नोस्टिक सिस्टम डिटेक्ट कर ले बस। और बाकी अब मुझे लग रहा है कि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अब सैमसंग के लिए आपके क्या थॉट्स हैं जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की वीडियो में बस इतनी रखते हैं, फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी और वीडियो में। तब तक की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।